नमस्कार मित्रों। हम इस समय मगध साम्राज्य का विस्तार देख रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बृहद्रथ वंश को देखा था और हर्यक वंश का अध्ययन किया था। देखते हैं एक नज़र। सबसे पहले हमने बिम्बिसार को पढ़ा था। इनके समय मगध में पहली बार अंगराज्य को शामिल किया। यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और इनके शासनकाल में जो राजवैद्य थे वो जीवक माने जाते हैं। अंग बिम्बिसार के समय और काशी इनके अधीन थी। इनके बाद इनके पुत्र पितृहंता कहे जाते हैं, अजातशत्रु। मगध साम्राज्य का अगर हम हर्यक वंश की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमाएं अजातशत्रु ने फैलाई। अगर सिर्फ हर्यक वंश की बात करें तो इन्होंने दो हथियार वैशाली के युद्ध के समय उपयोग किए थे, एक महाशिला कंटक और एक रथमूसर। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और बाद में जैसा भी माहौल रहा, कौशल और बज्जी भी इनके कंट्रोल में आई। तो इस तरह हम कह सकते हैं हर्यक वंश में सबसे ज़्यादा सीमाएं अजातशत्रु के समय फैली। लेकिन अवंती को अपने राज्य में नहीं मिला पाए। आगे उदयन आता है, फिर उसके बाद अनिरुद्ध, मंडक, नागदशक। और नागदशक को शिशुनाग द्वारा हटाया जाता है और बाद में यही शिशुनाग 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। आज हमें इस वंश को देखना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग माने जाते हैं। और शिशुनाग की जो सबसे बड़ी सफलता रही वह यह रही कि इन्होंने अवंती को अपने मगध शामिल में मिला लिया। तो अवंती के राजा अवंतीवर्धन को इन्होंने हराया और अवंती के अधीन पहले ही वत्स्य राज्य उनके अधीन हुआ करता था। तो जैसे ही अवंती को जीता तो अपने आप वत्स्य राज भी मगध में शामिल हो गया। तो ये शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। और ध्यान रखें, बिम्बिसार ने कौन सा राज्य को जीता, अंग। फिर अजातशत्रु ने कौन सा जीता, फिर शिशुनाग ने कौन सा जीता, ये आपको ध्यान रखें। आगे हम पढ़ेंगे महापद्मनंद। तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही अवंती राज्य को मगध में शामिल किया तो मगध की सीमा पश्चिमी मालवा तक फैल गई। पश्चिमी मालवा तक फैली मतलब ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र था वहां तक इनका व्यापार के लिए रास्ते खुल गए। और शिशुनाग का एक चीज और महत्वपूर्ण है, किसने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखें भैया, यहाँ थोड़ा हल्का सा कुछ विवाद होता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पाटली के अलावा वैशाली बनाई, क्योंकि जो वैशाली वाला क्षेत्र था जो अजातशत्रु ने जीता था तो वहां माहौल खराब होने लगा था बज्जी वाले क्षेत्र में, तो वहां राजधानी बना दी। और बाद में यही राजधानी मेन राजधानी हो जाती है उनकी वैशाली, कि पाटलिपुत्र भी रही और वैशाली भी रही। बाद में महत्वपूर्ण हो जाती, इसलिए मेन राजधानी वैशाली कहने लगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पाटली के अलावा नहीं, कि पाटली से ट्रांसफर करके मात्र एक राजधानी बनाया, वो है वैशाली। तो सिर्फ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको परेशान नहीं होना, बस आपको पूरा फोकस वैशाली में रखें, चाहे पाटलिपुत्र के अलावा हो या पाटलिपुत्र को छोड़कर वैशाली बनाया हो, ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो शिशुनाग राजा के बाद
जो अगले आए वो कौन इनके पुत्र? कालाशोक। कालाशोक का एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखें कि इन्होंने पुनः पाटलिपुत्र के जो अलावा वैशाली बनी थी या पाटलिपुत्र के जगह उन्होंने नई राजधानी ट्रांसफर की थी वैशाली को। तो जैसा ही पेपर में आए तो आप तो ये ध्यान रखें कि इन्होंने वैशाली के बाद राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरण कर दिया। तो ये थोड़ा आपको हल्का सा ध्यान रखना है। तो बचने के लिए ऊपर वैशाली ध्यान रखें और पुनः फिर पाटलिपुत्र ध्यान रखें। अब इसके बाद आगे ज्यादातर पाटलिपुत्र रहेगी, ध्यान रखें। ओके। और कालाशोक के समय आपकी महत्वपूर्ण घटना याद है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद तो बौद्ध धर्म की दूसरी संगति हुई थी। ये आपको याद है, ये हमने बौद्ध धर्म के समय पढ़ा था, जब संगति पढ़ा था। तो वहां पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें इतनी यहां जानकारी है। अब इस वंश के जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन, कहीं कहीं महानंदिन भी लिखा रहता है। इसमें थोड़ा विवाद होता है यहाँ। कोई कहते हैं कि महानंदिन और नंदीवर्धन एक है, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि नंदीवर्धन अलग राजा था। आप मोटे मोटे तौर पर इतना ही ध्यान रखें कि इस वंश का अंतिम शासक या नंदीवर्धन या महानंदिन। ओके। अब यहां एक नजर देख लेते हैं कि हमने शिशुनाग देखा था, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि बिंबिसार के समय अंग को जीता और काशी उनके हाथ में थी। बाद में आजा शत्रु के समय बज्जी भी हाथ में आ जाती है, कौशल भी आ जाती है, और पूरी जानकारी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और शिशुनाग ने एक अच्छा काम किया कि अवंती को जीता, और अवंती के अधीन पहले ही कौन सा राज्य हुआ करता था? जो कौशाम्बी वाला क्षेत्र, मतलब वत्स्य राज हुआ करता था। तो इतना क्षेत्र शिशुनाग वंश के समय हो गया था। ये आगे बढ़ता जाएगा, ध्यान रखें। फिर अशोक के समय तो पूरा अखंड भारत हो जाएगा, लगभग गंधार तक पूरी लाइन पहुंच जाएगी उनकी। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है भैया। तो अब देखते हैं नंद वंश। अब मैं आपको पुनः कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं नंद वंश की स्थापना महानंदिन ने की। किसने की? महानंदिन ने, जो हम नीचे देख के आए ना अभी, अंतिम शासक महानंदिन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की है। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। एक लोगों की कहानी होती है कि महानंदिन ने की थी, लेकिन महानंदिन की ज्यादा जानकारी इतिहास में नहीं है, लेकिन वास्तविक नंदबंद की स्थापना महानंदिन ने की थी। कुछ लोग कहते हैं कि महानंदिन के एक प्रकार से दासी पुत्र हुआ करते थे महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने महानंदिन की हत्या कर दी, बाद में राजा बन गया। तो ये हमेशा विवाद रहेगा, अलग अलग प्रकार की कहानी मिलेगी। तो जो ज्यादातर हम मान के चलते हैं नंदवंश के राजा संस्थापक वो कौन है? महापद्म नंद। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखें भैया, मेरी ये जवाबदारी है। नंदवंश को नवनंद भी कहते हैं, मतलब 9 नंद। कहते हैं कि नंदवंश में टोटल 9 राजाओं ने शासन किया था, इसलिए नवनंद होते हैं। और ज्यादातर नंदवंश के जो राजा हुए वो जैन धर्म को मानने वाले हुए। और कहते हैं कि जितने भी मगध साम्राज्य में, अगर अपन मौर्य वंश को छोड़ दो, नंद वंश के बाद क्या आने वाला है? मौर्य वंश। वो एक मौर्य साम्राज्य हो जाएगा, उसको अलग रखें। लेकिन यहां तक की बात करें कि हमने अभी हरेक वंश पढ़ के आए हैं, शिशुनाग वंश पढ़ के आए हैं, अब नंद वंश देख रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल हुआ करते थे वो महापद्म नंद हुआ करते थे। तो महापद्म नंद को कुछ लोग चक्रवर्ती राजा कहते हैं पहले। अब देखते हैं महापद्म नंद की उपाधियां। यहां महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें पुत्रों। एक उपाधि थी सर्व शत्रांक। इसका मतलब होता है क्षत्रियों को पराजित करने वाला। और अपने आप को इन्होंने एक प्रकार से कहें, उपाधि जो इनको प्राप्त हुई थी वो एकराट या एक छत्र कह सकते हैं आप। तो मतलब इन्होंने लगभग कहते हैं कि जो चारों दिशाओं को जीत लिया था,
अब वो बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बाकी जो पिछले जो आपके हर्यक वंश हो और जो हम शिशुनाग वंश पढ़ के आए हैं, इससे ज़्यादा जीत लिया था। तो एक क्षेत्र, इन्होंने चारों क्षेत्र को जीत लिया था, इसलिए एक राड उपाधि इनको प्राप्त हुई। और ये अपने आप को इन्होंने अपरो परशुराम की उपाधि दे दी थी, या भार्गव की उपाधि दे दी थी। अपरो परशुराम मतलब होता है दूसरा परशुराम। जिस प्रकार से परशुराम ने सभी क्षत्रियों को हरा दिया था और क्षत्रियहीन पूरी पृथ्वी कर दी थी, ये इनको उपाधि कहा जाता है। अब वो अलग अलग कहानियां होती, इतना ही ध्यान रखें उपाधि। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक, ये आपको बताया भी, इन्होंने पहली बार कलिंग को विजय किया। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। अवंती को शिशुनाग ने जीता, ठीक है, अंग को बिंबिसार ने जीता, और अब नंद वंश के राजा ने कलिंग जीत लिया। ठीक है, और बाद में फिर जो खारवेल के राजा कलिंग को फिर जीत लेंगे, तो फिर राजा अशोक जीतेगा कलिंग को आगे। ये ध्यान रखें, कलिंग को विजय पहली बार किसने प्राप्त किया? महापद्मनंद ने। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कलिंग के शासक जो खारवेल थे, इनका एक अभिलेख या शिलालेख मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो एक गुफा में शिलालेख प्राप्त होता है। इसमें उल्लेख मिलता है कि महापद्म ने कलिंग को हराया। ठीक है, इसका वर्णन मिलता है। और यहाँ एक चीज और प्राप्त होती है, इन्होंने जो जैन धर्म के दिगंबर संत हुआ करते थे, जिनकी जिन सैन मूर्ति मानी जाती है, इनको भी कलिंग से उठा के ले गए थे। और कई चीजें प्राप्त होती है, एक नहर के बारे में उल्लेख आता है। ठीक है, लेकिन हमें इतना ही ध्यान रखना है। आपने अष्टाध्यायी ग्रंथ सुना होगा संस्कृत का, व्याकरण का। इनके रचयिता पाणिनि, जो पाणिनि हुआ करते थे, इनके मित्र हुआ करते थे। पेपर में आ सकता है कि पाणिनि किसके समकालीन माने जाते हैं? महापद्मनंद के समकालीन माने जाते हैं। ध्यान रखें, इसमें कुल 8 अध्याय थे। अब देखते हैं घनानंद। घनानंद मतलब नंद वंश का अंतिम शासक, इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन अगर अपन इतिहास की बात करें, कहते हैं कि महापद्मनंद के कुल 8 पुत्र हुआ करते थे, उसमें से अंतिम घनानंद हुआ करता था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि महापद्मनंद के 10 पुत्र हुआ करते थे। तो यूनानी शासक, तो यूनानी जो लेखक थे, घनानंद को अग्रमीज कहते थे। ध्यान रखें, पेपर में आ चुका है कि जो ग्रीक वाले लेखक या इतिहासकार रहे होंगे, ये घनानंद को अग्रमीज कहा करते थे। और जो इसके समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी घनानंद के समकालीन, वो ये थी कि सिकंदर ने उस समय भारत पर हमला किया था। तो ये तारीख महत्वपूर्ण रखें कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में घनानंद आ चुका था। तो पश्चिम उत्तर भारत पर इसने आक्रमण किया था। इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में पूरा करेंगे, सिकंदर की पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के पश्चिमी उत्तर पर आक्रमण किया। और किसको हराया, किसने गद्दारी की, किसने साथ दिया, ये पूरी कहानी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें कि सिकंदर के समय भारत का राजा कौन सा था मगध में? घनानंद। और यही चाणक्य को डर था। चाणक्य को यही डर था कि जो घनानंद है ये भोगविलासी है, ये ध्यान नहीं दे रहा है। और वहां सिकंदर इतना पावरफुल जो राजा है, वो सबको जीतते आ रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम जो भी हो आगे देखेंगे। तो घनानंद के समय जो दरबार में आमात्य थे, महत्वपूर्ण, जो सलाह देते थे, महामंत्री माने जाते हैं, तो वो कौन थे? कहीं क्वेश्चन बन सकता है। शकटौल और स्थूलभद्र, इनको ध्यान रखें। घनानंद के समय दरबार में कौन कौन आमात्य थे? एक शकटाल और एक स्थूलभद्र। और इसके समय
ग्रहण के समय एक महत्वपूर्ण विद्वान हुआ करते थे। वैसे तो 2-3 विद्वान माने जाते हैं, लेकिन जो हमें काम का है उसको हम ध्यान रखें। जो विद्वान माने जाते हैं वो कात्यायन माने जाते हैं, कात्यायन। ओके, जिसका दूसरा नाम कुछ लोग कहते हैं बरूची, कुछ लोग बरूची को अलग ही मानते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखें, कात्यायन या बरूची एक ही का नाम था। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना या ग्रंथ माना जाता है वो मानी जाती है वर्तिका, या संस्कृत में कहते हैं वर्तिकम। अब एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि कौन से ऋषि मुनि त्रय नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऋषि मुनियों ने, जो विद्वानों ने व्याकरण के संबंध में ग्रंथ लिखे हैं, और इनके अलावा भी कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो 3 व्याकरण के कारण इनको एक मुनि त्रय के संबंध में कहा जाता है। तो पाणिनि के बारे में आप लोगों ने पढ़ के आए हैं। इनकी किताब का नाम अष्टाध्यायी। एक पहले ऋषि ये विद्वान, दूसरे पढ़ रहे हैं आप ग्रहण के समय कात्यायन, इनकी किताब वर्तिका, और जो हम पुष्यमित्र शुंग के समय पढ़ेंगे लगभग 2री ईसा पूर्व सदी में पतंजलि, इन्होंने महाभाष्य लिखी थी। ये सब ग्रामर या व्याकरण के संबंध में ग्रंथ माने जाते हैं। इनके संबंध में इनको मुनि त्रय कहा जाता है। ये ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन कौन ऋषि मुनि विद्वान हैं, ध्यान रखें, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ओके, अब घनन की हत्या कौन करते हैं? 322 ईसा पूर्व में, ये भी तारीख ध्यान रखें। 325 ध्यान रखना है। भारत में आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने। और ईसा पूर्व चल रहा है, इसके बाद 322 ईसा पूर्व आएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनन की हत्या कर देता है और मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। अब इसके बाद हमें मौर्य वंश पढ़ना है, और मौर्य वंश को अपन मगध साम्राज्य से अलग पढ़ेंगे, क्योंकि मगध साम्राज्य की जगह उन्होंने एक मौर्य साम्राज्य फैला दिया था और बहुत बड़ी सीमा फैला दी थी। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है भैया, तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनन्य की हत्या कर देता है, और बाद में मौर्य वंश की एक प्रकार शुरुआत हो जाती है। बाकी कहानी हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय पढ़ेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कि जो नंद वंश लगभग 325 ईसा पूर्व में कितना फैल गया था। ये वाला क्षेत्र था, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ध्यान रखें। बस इसी समय सिकंदर ये भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में हमला करेगा। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि भैया मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण क्या थे। ऐसे कौन से कारण थे कि 16 महाजनपद में मात्र मगध ही सबसे आगे निकला। ओके, तो उसका कारण था कि सबसे पहले तो भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी, कि जहां मगध जो राज्य हुआ करता था, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, पहली राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह, वो 5 पहाड़ियों पर हुआ करती थी। पहाड़ी के कारण तो कोई दुश्मन हमला करता था तो उनको परेशानी होती थी, और मगध उस जो युद्ध होता था इसको लंबे समय के लिए खींच लेता था। तो ये भी एक कारण रहा। और दूसरा कारण कहते हैं कि जो मगध जिस जगह था वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन की जो बहुलता है, ये भी कारण था। इनके जंगलों में हाथी पाए जाते थे, और हाथी कारण इनकी सेना बहुत मजबूत थी। सिकंदर इसी हाथी कारण डरते थे। और दूसरा कारण इनके जो संसाधन थे उस जंगलों में, वहाँ बिहार के समय आपने देखा होगा, वर्तमान का समय जहाँ लोहा प्राप्त होता है, तो लोहा भी प्राप्त होता था, और लोह के कारण इनके हथियार शानदार बने, ये भी कारण माना जाता है।
सैन्य संगठन, यही कारण कह सकते हो, सेना में हाथी था, लोहे के कारण उनके हथियार मजबूत बने, उनकी सेना मजबूत हुई, ये चीजें हुआ करती थी। और अगला पॉइंट कह सकते हैं कि स्वतंत्र सामाजिक वातावरण, जो यहाँ का सामाजिक ढांचा हुआ करता था वो एक प्रकार से स्वतंत्र हुआ करता था। लोग एक प्रकार से अपने विचारों के लिए, अपने व्यवहार के लिए निर्णय लेते थे, या सामाजिक वातावरण उनका ऐसा था कि अंधविश्वास कम था, ये भी कारण रहा। अगर हम दूसरे प्रकार से देखें कि महात्मा बुद्ध भी इसी क्षेत्र में लगभग, तो उनका प्रभाव पड़ा, ये चीजें हैं कि सामाजिक वातावरण एक प्रकार से अंधविश्वास से इनने दूरियां बना के रखी, तो इसलिए विकास कर पाए। और मेन कारण हम कहें, इनके जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। जो इनके राजा बिम्बिसार हो, अजातशत्रु हो, चाहे महापद्म नंद हो, चाहे शिशुनाग हो, इनके जो राजा थे ये महत्वाकांक्षी राजा हुआ करते थे, ये साहसी हुआ करते थे अजातशत्रु जैसे, तो ये भी कारण रहा। और जो इन राजाओं की जो राजनीति थी, कूटनीति थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी। कि बिम्बिसार की अगर हम बात करें, किससे लड़ाई लड़ना है, किसको मित्र बनाना है, किसके राज्य में अपन को वैवाहिक संबंध बनाना है, ये प्रकार से साम्राज्यवादी जैसे सोचते थे। तो ये मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण हैं। ध्यान रखें भैया, ये आज हमारा टॉपिक पूरा हुआ।